6 साल के लंबे इंतजार के बाद उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को चुनी हुई सरकार मिल गई। उमर अब्दुल्ला ने अपने 5 मंत्रियों के साथ आज श्रीनगर में शपथ ली और जम्मू और कश्मीर के दोनों रीजन में संतुलन बनाए रखने के लिए उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर से 2 मंत्रियों को चुना, तो वही जम्मू से 3 मंत्रियों ने आज शपथ ली, जिसमें से एक सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम पद दिया गया है। और इसके साथ जो यहाँ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और माना जा रहा था कि दोनों अब यहाँ सरकार में शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस ने इस सरकार में मंत्रियों के रूप में शामिल होने से फिलहाल इनकार करते हुए ये कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा वो यहाँ सत्ता से बाहर रहेंगे। कैमरामैन के साथ आशुतोष नगर, हरियाणा में अगली सरकार बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और आज हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। और आज पंचकुला में हुई विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को सर्वसम्मति के साथ विधायक दल का नेता चुन लिया गया और उनके नाम का पहला जो अनुमोदन था वो कृष्ण बेदी ने किया, तो उसको सेकंड अनिल विज ने किया और बाकी के सभी विधायकों ने भी उनके नाम का अनुमोदन कर दिया। अब नायब सिंह सैनी ने भी सरकार बनाने का हरियाणा के गवर्नर के पास दावा पेश कर दिया और कल एक बड़ा समारोह पंचकुला में होने जा रहा है, जिसमें नायब सिंह सैनी और नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्री शपथ लेंगे। और इस समारोह में एनडीए के सारे बड़े नेता भी उपस्थित होंगे। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस मौके पर उपस्थित होंगे। फिलहाल अब सभी की नजरें नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में लगी हुई है कि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 पंचकुला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट में दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को डीए का सौगात मिला है। अब जो डीए केंद्रीय कर्मचारियों को 50% मिलता था वो 53% मिलेगा। जाहिर तौर पे 1 करोड़ 10 लाख यानी कि 60 लाख पेंशनर्स और 56 लाख के आसपास जो कर्मचारी हैं उनको ये फ़ायदा मिलेगा और दिवाली का ये तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से इसको माना जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा मिलेगा। डीए वैसे हर 6 महीने पे बढ़ता है और बढ़ा हुआ जो डीए है वो 1 जुलाई से लागू होगा, यानी कि 3 महीने का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा। मोटे तौर पे अगर समझने के लिए बताया जाए तो 10,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर 330 रुपये का फ़ायदा हर कर्मचारी को होगा। जिसी तरह जैसे जैसे सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे फ़ायदा ज़्यादा होगा। कुल मिलाकर जो ये डीए का प्रोविज़न है वो महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा रबी की फसलों के लिए पर एमएसपी को भी आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है और गेहूं पे 150 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाया गया है। यानी किसानों और जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर हैं उसके लिए आज की कैबिनेट में नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक कैंपेन शुरू किया। कैंपेन इस बात को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जब वो जेल गए, जब पार्टी के तमाम नेता वो जेल गए, तो ऐसी परिस्थिति में अब जनता के बीच एक मैसेज देने की जरूरत है कि आखिर जो हालात बने हैं उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है। ऐसे में कैंपेन चलाया जाएगा, घर घर जाकर वोट मांगा जाएगा और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, विधायकों को हिदायत दी गई है कि अगले कुछ दिनों में वो इस ड्राइव को तेजी के साथ फैलाएं, तेजी के साथ लोगों से मिले, उनको समझाएं कि आखिर किस तरीके से राजनीतिक साजिश के जरिए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया था, आखिर क्या कारण थे और शराब नीति कथित घोटाला जो कहा जाता है उसके पीछे तथ्य क्या हैं। ये तमाम ऐसी बातें रहेंगी जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और विधायक जनता को समझाते हुए नजर आएंगे। एक तरीके से कहा जाए तो दिल्ली चुनावों को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल फोड़ दिया है। आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी अपनी तमाम चीज़ों को जनता के सामने रखती नजर आती है और एक के बाद एक चुनावी स्टंट के जरिए आम जनता को रिझाने की कोशिश करती है। कैमरा पर्सन अजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजस्थान में 60 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने राजनीतिक समीकरण बनाना शुरू कर दिया है।
दरअसल 7 में से 5 सीटें वे हैं जहां पर कि विधायक सांसद का चुनाव लड़कर संसद पहुंच चुके हैं, जबकि 2 सीटों पर विधायकों के निधन के कारण चुनाव हो रहे हैं और इस तरह से 7 में से 6 सीटें इंडिया गठबंधन दलों के पास थी। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश यही है कि करीब 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव के अब जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें वह फिर से अपना दमखम दिखाए। हालांकि बीजेपी की कोशिश यही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उसकी प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी है, उस लहर का फायदा राजस्थान में होने वाले 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी उठाए। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक तय नहीं हुआ है कि वह विधानसभा चुनाव की तरह क्या इन 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव मैदान में नजर आएगी या अपने बूते पर वह अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अब महायुति ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। इन तीनों नेताओं ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल का एक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। 2.5 साल में इस सरकार ने क्या क्या काम किए हैं उसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर लाडली बहन योजना को कोई हाथ लगाएगा तो उसका वही कार्यक्रम हो जाएगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि लाडली बहन योजना ये महिलाओं के जीवन में एक नया बदलाव लेके आई है। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि हमने सीएम से बात की है और अगर हम सत्ता में वापसी करते हैं तो लाडली बहन योजना का पैसा हम बढ़ाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में किसान हो, युवा हो या फिर उद्योग हो, सबके लिए हमने काम किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में भी महाराष्ट्र सबसे आगे जा चुका है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र पहले 3रे नंबर पर था विकास में, अब वो विकास और उद्योग में 1 नंबर पर पहुंच चुका है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। बिहार की 4 विधानसभा की सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 13 नवंबर को इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे और ये सीट हैं बिहार के तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र। और इन चारों सीटों पर भले ही अभी तक महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन अब प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज इन चारों ही सीटों पर दावा ठोक रही है और इन चारों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। सबसे पहले आज तरारी विधानसभा के लिए एक उम्मीदवार की घोषणा की गई है, जिसकी घोषणा खुद प्रशांत किशोर ने की और ये उम्मीदवार हैं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर हुए जनरल एस.के. सिंह, जो बिहार के तरारी इलाके से आने वाले हैं और उन्हें आज प्रशांत किशोर ने जनसुराज का अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। पहली बार बिहार में चुनाव में जनसुराज मैदान में उतर रही है और पहले उम्मीदवार की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि इन जो 4 विधानसभा हुए हैं, यहाँ से सांसद चुने जाने के चलते ये सीटें रिक्त हुई हैं और जिनमें रामगढ़ सहित 3 सीटों पर जहाँ पर आरजेडी थी और वहाँ पे के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, वहीं एक सीट पर भाकपा माले की दावेदारी है। इसके साथ ही बिहार में उपचुनाव की तैयारी की सरगर्मी भी शुरू हो चुकी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। बिहार में इन दिनों राजनीतिक यात्राओं का दौर चल रहा है। चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मुकेश सहनी हो, लगातार राज्य में अपनी राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। आज बिहार में एक नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई है। माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार बचाओ नाम से एक यात्रा शुरू की है और उन्होंने अपनी यात्रा नवादा से शुरू की है। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत आज बांका जिले से की है। कल तेजस्वी यादव जमुई में रहेंगे, लेकिन कल के बाद तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है। उन्होंने यात्रा रद्द करने का जो कारण बताया है, उन्होंने कहा कि झारखंड का विधानसभा जो चुनाव होने वाला है और बिहार में जो उपचुनाव होने वाला है, उसके कारण तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। तेजस्वी यादव उसके बाद यानी कल के बाद वो झारखंड जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वह इंडिया गठबंधन के साथ वहां चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि झारखंड में इस बार भी उनकी सरकार बनेगी, यानी जेएमएम के साथ वो सरकार बनाएंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में खाद को लेकर किसानों की लंबी कतारें नजर आने लगी हैं। मुरैना में इस समय इससे पहले इसी तरह की लंबी कतार हुई देखने को मिली और चक्कर जाम भी देखने को मिला था और अब
इंदौर से सटे देपालपुर में भी किसान खाद के लिए लंबी कतार लगा रहे हैं। जब नहीं मिलती खाद तो फिर चक्कर जाम करने की नौबत आ रही है। देपालपुर के जो गोडाउन के बाहर जो तस्वीरें सामने आई हैं कि किसान अपनी बही या फिर जो उनकी ऋणी डायरी होती है वो रखकर लंबी सी लाइन देखने को मिल रही है और किसानों की मांग है कि उनको खाद मिलना चाहिए, लेकिन खाद की पर्याप्त मात्रा नहीं है, ये किसानों का आरोप है। इसलिए किसान सुबह से लंबी लाइन लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन जो प्रबंधक है उनका कहना है कि जो एनपीए की डिमांड किसान ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी खाद उनके पास उपलब्ध है, लेकिन एनपीए की अभी चूंकि समय रहते खेप आती है तभी उसकी सप्लाई हर साल होता है कि किसानों को खाद नहीं मिल पाती पर्याप्त मात्रा में। तो इस साल भी इसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए पहले ही किसान यहाँ पर लंबी लाइन लगाकर खाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। ड्रग्स को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि इंदौर में जो ड्रग्स की कार्रवाई हुई है उसके तार राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। उनके नाम भी उनको पता है। पुलिस जो है वो चोर को तो पकड़ रही है लेकिन चोर की मां तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस तक पहुंचना जरूरी है। कैलाश विजयवर्गीय एक कार्यक्रम में इंदौर में ये बयान दे रहे थे। मंच से उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उस मंच में मौजूद थे। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब इतना कुछ पता है कैलाश विजयवर्गीय को, जब नाम पता है तो फिर कैलाश विजयवर्गीय उस नाम को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन नशे के सौदागरों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। ये सवाल कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने भी कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं नशे के सौदागरों की डिटेल्स है उनके पास और प्रतापगढ़ राजस्थान से जुड़े हैं उनके तार, तो फिर इस तरह की बात मंच से कहते हैं तो सीएम मौजूद है उनके बीच में, तब क्या इस तरह के भ्रष्टाचार पर क्या राजनीतिक रोटियां सेकने का काम नहीं कर रही है बीजेपी या जनप्रतिनिधि, जो इस तरह की बात तो करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में ये पता चला है कि इन तीनों शूटरों ने कुर्ला के घर में ड्राई फायरिंग प्रैक्टिस की थी, यानी बिना गोलियों की प्रैक्टिस की थी, ताकि शूटआउट वाली रात ये मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सके। शूटआउट वाली रात गुरमिल सिंह ने पटाखे जलाए थे, जबकि बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग शिवा कुमार गौतम ने की थी और धर्मराज कश्यप ने बाबा सिद्दीकी के बॉडीगार्ड और बाकी साथी लोगों को गुमराह करने के लिए मिर्ची पाउडर फेंके थे और वहाँ पर धुआं जलाए थे। असल में शूटआउट वाली रात गुरमिल सिंह को बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग करनी थी, लेकिन एन वक्त पर इन्होंने अपना प्लान बदल लिया। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जिशन सिद्दीकी के दफ्तर भी पहुंची थी। वहां पर काफी अच्छे से उन्होंने परीक्षण किया, रेकी की और आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला गया, जिससे ये पता चला है कि फायरिंग वाली रात यानी शूटआउट वाली रात ये तीनों आरोपियों ने आधे घंटे से ज्यादा बाबा सिद्दीकी और जिशन सिद्दीकी का इंतजार किया था, वहीं पर वे मौजूद भी थे। इस मामले में अभी भी मुख्य साजिशकर्ता शुभम लोनकर फरार है। इसके साथ साथ जिशान अख्तर और शिवा गौतम की भी मुंबई पुलिस को तलाश है। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। चाइनीज माफियाओं ने लूटे भारत से 5,000 करोड़ विदेश पीछे। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने किया 13 को गिरफ्तार, पहली बार डार्क रूम पकड़ने में मिली सफलता। देश भर में डिजिटल अरेस्ट कर लूट चलाने वाले चाइनीज माफियाओं की गैंग के 13 सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद जब अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की तो उनके होश उड़ गए। इस गैंग ने देश भर से 5,000 करोड़ रुपए लूट कर चीन और ताइवान भेज दिए हैं। इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने वाली अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की मुताबिक ये गैंग ठगी के लिए गेमिंग ऐप, शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल अरेस्ट जैसी तरकीबें अपनाता था। आरोपी सीबीआई और साइबर क्राइम के अधिकारी बनकर टारगेट पूरा करते थे। लोगों को ठगने के लिए इन माफियाओं ने बड़ोदरा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में 4 डार्क रूम बनाए थे, जहाँ से मोबाइल से नेट बैंकिंग की मदद से चंद सेकंड में ठगी का पैसा चीन, ताइवान और दुबई भेजा जाता था। गैंग में सक्रिय ताइवान की गैंग के गुर्गे टूरिस्ट वीजा पर 2 बार भारत भी आए थे। ठगी के लिए इस गैंग ने 6 यूनिट बनाए हुए थे। ये अलग अलग यूनिट प्रीपेड सिम कार्ड, बैंक अकाउंट खुलवाना, डार्क वेब एवं पब्लिक डोमेन से लोगों की जानकारी जुटाना, एक्सपर्ट टीम, टेक्निकल टीम और कॉल सेंटर के लिए भर्ती का काम करती थी। छापेमारी में इस गैंग के ठिकानों से 761 सिम कार्ड, 120 मोबाइल, 96 चेकबुक, 92 डेबिट कार्ड और 42 बैंक पासबुक आदि चीजें भी बरामद हुई है। अहमदाबाद के पोस्ट इलाके से एक बुजुर्ग दंपति को इस गैंग ने 10 दिन में डिजिटल अरेस्ट रखकर 80 लाख के आसपास ऐंठ लिए थे। जांच में पता चला है कि इनके कॉल सेंटर में काम करने वाले युवा भी इनकी ठगी का शिकार होकर मजबूरन इनके लिए काम करते थे। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। मुंबई के हाईराइज इमारतों में रहना कितना खतरनाक होता जा रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई के हाई प्रोफाइल इलाके लोखंडवाला में देखने को मिला। लोखंडवाला के रिया पैलेस में आज सुबह 7:30 बजे के आसपास आग लगी। 8 बजे के करीब इस आग को रिपोर्ट किया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई। इस आग में
3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें सोनी दंपत्ति है और उनका एक नौकर है। आग जो ये बिल्डिंग है उसके 10वें फ्लोर पर लगी थी और 10वें फ्लोर में जो उनका फ्लैट है उसमें लगी थी। बताया जाता है कि जो दोनों दंपत्ति हैं उनकी मौत सफोकेशन के कारण हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। इसके अलावा बीएमसी की टीम भी यहां पर पहुंची है और ये भी जांच किया जा रहा है कि आखिर ये आग कैसे लगी। सुबह तड़के आग लगी थी और इसके बाद आग को बुझाने में करीब 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड को मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत ये रही कि ये आग दूसरे फ्लैट में नहीं फैली, लेकिन इस आग में 3 लोगों की जान चली गई है। तो सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। मुलवारवा के रहने वाले ग्रामीणों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उन्हें ये दिन भी देखना पड़ेगा। आग की लपटें अभी भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये दिखाता है कि कल से जो है कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन आग पर समय रहते काबू नहीं पाया गया। अभी भी आप देखिए कि आग की लपटें लगातार यहाँ पर उठ रही हैं। ये पूरा का पूरा गांव आप देखिए कि कैसे इस भीषण आग की चपेट में आ चुका है। लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा है। प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है, कैंप लगाया है, लेकिन ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि उनकी कोई भी सुध नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 500 ऐसे लोग हैं जो बेघर हुए हैं, क्योंकि 80 परिवार हैं। तो कुल मिलाकर बात की जाए, इस समय जो गांव वाले हैं बेहद ज़्यादा दुखी हैं, बेहद ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके सपनों का आशियाना उनसे छीन चुका है। कैमरामैन जतेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, किश्तवाड़, मुलवारवा गाँव। कोलकाता में लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और जिस तरह से त्योहार के मौके पे किस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं ये बाजार में आने के बाद ही पता चलता है। खुदरा बाजार में यदि हम बात करें तो टमाटर करीब 100 और 120 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं जो गोभी है, गोभी जिस तरह से देखे कि वाकई लोग गोभी का जो खाते हैं और 100 रुपया पीस बिक रहा है। यानी कह सकते हैं कि टमाटर जो लोग आते हैं, टमाटर जो लाल लाल है, वाकई जो लोग खरीदते हैं देख के टमाटर का उनका चेहरा लाल हो जा रहा है। और जिस तरह से देखे कि जो बाजार में खीरा है 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है, भिंडी वहीं पे 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। तो कह सकते हैं कि सारी सब्जियां, गाजर हो 80 रुपए किलो बिक रहा है। और जिस तरह से देखें तो पत्ता गोभी है करीबन 70 से 80 रुपए किलो, पटल 60 से 70 रुपए किलो। तो जो बाजार है, सब्जी बाजार है, चूंकि लक्ष्मी पूजा है कोलकाता में, लोग आज के दिन सबसे ज्यादा वेजिटेबल सब्जियों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। खाने में लोग भेज खाना खाते हैं, जिसको लेकर सारे सब्जियों के दाम आसमान छुए हैं। और एक बाजार की हालत नहीं है। कोलकाता के सबसे जो बाजार है, यदि हम सियालदा की बात करें, हावड़ा सेठ की मार्केट सब्जी की बात करें, तो सभी जगहों पे दाम बढ़ा हुआ है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। त्योहारों के मौसम में सक्रिय हुए मिलावटखोर गुजरात के मेहसाणा और पाटन में जब्त किया गया करोड़ों का मिलावटी घी। त्योहारों के इन मौसम में गुजरात में खाद्य सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और जिसके तहत राज्यव्यापी छापेमारी भी की जा रही है। इसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा का संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की गई है। सिर्फ मेहसाणा और पाटन में ही 1.5 करोड़ का 45 टन से ज्यादा संदिग्ध घी का जत्था जब्त किया गया है। मेहसाणा के कड़ी में हरिओम प्रोडक्ट एवं जय अम्बे स्पाइसेस में छापा मारा गया। मौके पर निरीक्षण के दौरान तंत्र की टीम को फॉरेन फैट, पामोलिन तेल और घी भी मिला, जिसमें प्रथम दृष्टि से मिलावट के प्रमाण मिलने पर 6 नमूने लेकर 1.25 करोड़ रुपए की कीमत का 43,100 किलोग्राम घी जब्त किया गया। इसके अलावा पाटन सिटी में 3 दरवाजा के पास नितिन कुमार भाईलाल घी वाला की पेड़ी पर छापा मारकर बिना लेबल का घी का जत्था जब्त किया गया, जहां से घी के 11 नमूने लेकर 14.5 लाख का 24 किलो घी जब्त किया गया। फिलहाल जब्त किए गए घी को जांच के लिए भेज दिया गया। वहीं उम्मीद है कि आगे होने वाली छापेमारी में इस तरह के और मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त हो सकते हैं। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। DPCC यानी दिल्ली पोल्यूशन नियंत्रण समिति ने जो है ये आदेश जारी किया है और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसे एक्स पर पोस्ट किया है और साफ तौर पर जो जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी किया। इसके साथ ही सभी दिल्ली वालों से सहयोग की अपील की है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीते 9 सितंबर को दिल्ली सरकार की तरफ से पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और आतिशबाजी पर पूर्ण बैन लगाया था। हालांकि बाद में उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उपराज्यपाल को पत्र लिख दिया गया है। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक पटाखों पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध नहीं लग सकता। 1 महीने बाद अब
पूरी तरीके से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी 14 अक्टूबर से 1 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। नियम को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस समेत अन्य विभाग निगरानी करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल की तरह इस बार भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। अब बीजेपी की तरफ से इस पर विरोध भी जताया जाएगा क्योंकि वो धर्म से इसको जोड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण जो है वो घट पाएगा या ये बैन सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहेगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो आंखें। और ये वही बहादुर सेना के जवान हैं जो 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, हर समय दुश्मन पर पैनी नजर बनाए रखते हैं। घने जंगल का इलाका है, एलओसी से सटा हुआ इलाका है और बिल्कुल ही जीरो लाइन पर हम इन जवानों के साथ मौजूद हैं। ये देखिए, कटीली झाड़ियां हैं, घना जंगल है, एक एक कदम फूक फूक रखना होता है। आप देखिए कि जवान जो हैं, जो जिली सूट में यहाँ पर लेटे हुए हैं, यहाँ पर गर्मी भी बेहद ज्यादा है और कई घंटों तक इसी तरह से ऑपरेशन में डटे रहते हैं। हर हरकत पर ये जवान जो हैं अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और दुश्मन अगर हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो यही बहादुर जवान जो है उस तमाम आतंकियों का, तमाम घुसपैठियों का चुन चुन कर सफाया कर देंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, एलओसी नौशहरा सेक्टर। भारतीय युवक कांग्रेस ने आज से राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया है। दरअसल ये आंदोलन नशे के विरोध में शुरू किया है। आज जंतर मंतर पर युवक कांग्रेस के हजारों हजार कार्यकर्ता ने इकट्ठा होकर नौकरी दो नशा नहीं करके पोस्टर भी लॉन्च किया और इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन को उनका कहना है कि देशव्यापी ये आंदोलन चला जाएगा और इस मौके पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष उदय भानसिद्ध, सचिन पायलट, कुमारी शैलजा, भूपेश बघेल, अलका लांबा और आईओआईसी के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। दरअसल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश भर में युवाओं से अपील की है कि नौकरी दो नशा नहीं कैंपेन से जुड़ें और अपनी आवाज बुलंद करें। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द ड्रग्स के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए, नहीं तो युवक कांग्रेस इसके खिलाफ सड़क से संसद तक प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कल एआईसीसी में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में इसका एक पोस्टर लॉन्च किया गया था जिसमें कहा गया था कि पोस्टर के अंदर लिखा गया था कि नौकरी दो नशा नहीं। विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली।